भोजन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा जिसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। लेकिन अक्सर हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि इसमें कितने सारे रहस्य छिपे हैं। आज की इस चर्चा में खाने पीने की इस पूरी यात्रा को बड़े करीब से समझा जाएगा। प्राचीन काल के गहरे ज्ञान से लेकर आज के उन एकदम छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तक। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी संस्कृत पहेली से। जरा इस पे गौर कीजिएगा। स्वस्थ कौन है? वो जो हितकारी भोजन करता है, सीमित मात्रा में खाता है और जो ऋतु, समय और स्थान के अनुकूल हो। कितना सटीक है ना? ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर और हमारे आसपास के पर्यावरण के बीच का एक बेहद गहरा कनेक्शन है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज क्या क्या कवर होने वाला है। शुरुआत होगी सचेत खानपान के ज्ञान से, फिर देखेंगे भारत की गजब की फूड डाइवर्सिटी, कैसे पकाने के तरीके बदले हैं, हमें एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन की अहमियत और आखिर में जानेंगे कि खाने से कुछ जरूरी चीजें गायब होने पर इतिहास में क्या क्या हुआ। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, सचेत खानपान का ज्ञान। संस्कृत में एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है, अन्नेन जातानि जीवन्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि अन्न से ही प्राणियों को जीवन मिलता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है। ये हमें बताती है कि भोजन सिर्फ एक ईंधन नहीं है जो शरीर की मशीन को चला रहा है, बल्कि सच कहें तो यही जीवन का असली आधार है। अब बढ़ते हैं दूसरे विषय की तरफ, भारत के अलग अलग हिस्सों में भोजन की विविधता। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये देखना वाकई हैरान कर देने वाला है कि कैसे हमारी पुरानी फिलॉसफी असल जिंदगी और खेतीबाड़ी में नजर आती है। हमारे पारंपरिक व्यंजन हवा में नहीं बने, बल्कि वो सीधे तौर पर वहाँ की मिट्टी और मौसम से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए पंजाब को ही ले लीजिए, वहाँ मक्का और गेहूं खूब उगता है, तो जाहिर है वहाँ की शान मक्के दी रोटी है। वहीं दक्षिण में कर्नाटक की बात करें तो रागी और चावल की पैदावार की वजह से इडली और डोसा वहाँ का मुख्य भोजन बन गया। और पूर्वोत्तर में मणिपुर जाएं तो वहाँ के खाने में बांस और सोयाबीन का बेहतरीन इस्तेमाल देखने को मिलता है। ये प्रकृति और पोषण का एकदम परफेक्ट तालमेल है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ हमारी पाक कला यानी कुकिंग में क्या बदलाव आए हैं। मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव खाना पकाने के तरीकों में भी आया है। एक तरफ वो पारंपरिक मेहनत से जलने वाला लकड़ी का चूल्हा है और दूसरी तरफ आज का मॉडर्न और सुविधाजनक गैस स्टोव। सच कहूं तो ये सिर्फ उपकरणों का बदलना नहीं है, बल्कि ये जीवन शैली में आए एक बहुत बड़े शिफ्ट को दिखाता है। इसी बदलाव का एक और जबरदस्त उदाहरण है मसाले पीसने का तरीका। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे पर कितनी शारीरिक मेहनत से मसाले पीसे जाते थे, और आज बस एक बटन दबाया और बिजली के ग्राइंडर ने सेकंडों में काम कर दिया। ये सीधा सीधा जीवन में टेक्नोलॉजी के बढ़ते असर को दिखाता है। तो अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। आज की मॉडर्न कुकिंग पूरी तरह से आराम और स्पीड पर टिकी है, जबकि पारंपरिक तरीके शारीरिक श्रम और बिल्कुल लोकल चीजों से गहराई से जुड़े हुए थे। परिवहन और संचार के बेहतर होने से ये बदलाव बहुत तेजी से रसोई का हिस्सा बन गए हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सब के पीछे काम करती है, यानी शरीर को मिलने वाली ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। आखिर शरीर को चलाता कौन है? ऊर्जा। और इसके लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे जरूरी है। आलू, केले और गेहूं जैसी चीजें शरीर को तुरंत यानी इंस्टेंट एनर्जी देती हैं। जरा सोचिए, एक मैराथन धावक को दौड़ते वक्त अचानक से ताकत चाहिए होती है, तो वो क्या करता है? वो ग्लूकोज का पानी पीता है, क्योंकि वो तुरंत शरीर में घुलकर एनर्जी देता है। दूसरी तरफ अगर वसा यानी फैट की बात करें तो ये शरीर में एक रिजर्व या संचित ऊर्जा की तरह काम करता है। पारंपरिक लड्डू इसका क्या बेहतरीन उदाहरण है। सर्दियों के दिनों में घी और मेवों से भरे ये लड्डू सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाए जाते, बल्कि ये शरीर को अंदर से गर्म और लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखने का एक सदियों पुराना और आजमाया हुआ तरीका है। फैट की इस गजब की ताकत को समझने के लिए प्रकृति का एक कमाल का उदाहरण देखते हैं, ध्रुवीय भालू यानी पोलर बेयर्स। ये भालू अपनी स्किन के नीचे फैट की इतनी मोटी परत जमा कर लेते हैं कि कड़ाके की ठंड में बिना कुछ खाए पिए महीनों तक शीत निद्रा या हाइबरनेशन में जिंदा रह सकते हैं। सोचिए, महीनों तक बिना भोजन के। ये वाकई जीव विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने 5वें विषय पर आते हैं, प्रोटीन की ताकत और विकास। एनर्जी तो मिल गई, लेकिन शरीर के विकास और उसकी मरम्मत के लिए भी तो कुछ चाहिए, है ना? यही काम आता है प्रोटीन, जो मांसपेशियों का सबसे जरूरी निर्माण खंड है। अक्सर माना जाता है कि प्रोटीन सिर्फ जानवरों से मिलने वाले उत्पादों में ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौधे भी इसके बेहतरीन सोर्स हो सकते हैं। जैसे ये खाने योग्य मशरूम, जो अंधेरे और नमी वाली जगह पर उगते हैं, प्रोटीन का एक बहुत ही शानदार विकल्प प्रस्तुत करते हैं। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, गायब पोषक तत्व और ऐतिहासिक बीमारियां। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर मानव शरीर को लंबे समय तक वो जरूरी न्यूट्रिएंट्स ना मिले जिनकी उसे जरूरत है, तो क्या होगा? ये सवाल शरीर और आहार के बीच के उस बेहद नाजुक संतुलन की तरफ इशारा करता है, जिसे बिगड़ते देर नहीं लगती। इतिहास के पन्ने पलटने पर ऐसे कई हैरान करने वाले मामले सामने आते हैं, जहां सिर्फ एक छोटे से न्यूट्रिएंट की कमी ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। 1746 की बात है। लंबी समुद्री यात्राओं पर निकले नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा और सूजन आ गई। स्कॉटिश चिकित्सक जेम्स लिंड ने खोजा कि ये स्कर्वी नाम की बीमारी थी, जिसे नींबू और संतरे जैसी आम चीजों से ठीक कर लिया गया। ऐसा ही कुछ 1960s के दशक में भारत के हिमालयी क्षेत्रों में हुआ। वहां की मिट्टी में आयोडीन की बिल्कुल कमी थी, जिसकी वजह से लोगों में घेंगा या गोइटर रोग फैल गया। बाद में सरकार ने नमक में आयोडीन मिलाया और इस बड़ी समस्या को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरी सोच सामने आती है। यदि प्राचीन ज्ञान ने हमारे आहार को पर्यावरण से इतने शानदार तरीके से जोड़ा था, और आज का विज्ञान शरीर की एक एक सटीक जरूरत के बारे में बताता है, तो क्या आज का ये अत्यधिक सुविधाजनक और आधुनिक आहार वास्तव में शरीर को पोषण दे रहा है, या फिर ये केवल पेट भर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे यहीं छोड़ रहे हैं, ताकि अगली बार भोजन करते समय इस पर गहराई से विचार किया जा सके।